2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि लियोविल्स थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, इस दोनों का सीधे स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन था और उसके साथ साथ मिनिमम मॉडुलस थ्योरम या मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल जो है उसके स्टेटमेंट का भी यूज था। ठीक है, तो आज के CSIR नेट के मन की बात में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 2018 में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले हम मिनिमम मॉडुलस थ्योरम जो है ना, इसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पहले सीखेंगे और इसको अप्लाई करके सबसे पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम CSIR नेट के क्वेश्चन पे वापस आएंगे और फिर सॉल्व कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। यहां पे देखिए F एनालिटिक होना चाहिए डोमेन D में। तो चलिए एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ही ले लेते हैं यहां पे, है ना। ऑलराइट, डोमेन के तौर पे मान लीजिए। ठीक है, तो F जो है एनालिटिक होना चाहिए इस D के अंदर एंड डज नॉट वैनिश इन D। डज नॉट वैनिश इन D कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब इस Z का कोई भी पॉइंट अगर आप F में रख दीजिएगा ना तो आउटपुट के तौर पे आपको जीरो नहीं मिलेगा। मतलब फॉर एनी Z बिलोंग्स टू द डोमेन F ऑफ Z जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया कि F एनालिटिक होना चाहिए D में और डोमेन के किसी भी पॉइंट पे F जीरो नहीं होता है। तब कहता है कि जो मिनिमम है मॉड F का, एक बार फिर से यही बात कि फिर जब मिनिमम की बात हुई तो मॉड F की बात हुई। क्यों? क्योंकि मॉड लगाने के बाद आपको रियल नंबर्स मिल जाता है और रियल नंबर्स ऑर्डर्ड होता है। अब यहां पे मिनिमम ऑफ सीधे F नहीं लिख सकता क्योंकि F जो है वो आपको आउटपुट के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है। तो इसीलिए जब मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं तब ना मैक्सिमम मिनिमम। तो इसीलिए यहां पे जो मिनिमम ऑफ मॉड F होगा ये कभी भी इनसाइड D, मतलब D के अंदर किसी भी पॉइंट पे F का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कर गया तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि कर गया मतलब कि F एनालिटिक है, F कहीं पे वेनिश नहीं कर रहा है, ठीक है, और मॉड F का मिनिमम इस डोमेन के अंदर ही अटेंड कर गया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे यह कंक्लूजन निकलेगा कि वह कांस्टेंट हो जाएगा। समझे? यहां पे लिखा हुआ है ना अनलेस इट इज कांस्टेंट। सवाल है कि भाई डोमेन के अंदर अगर वह मिनिमम को अटेंड नहीं करेगा तो कहां पे करेगा? तो उसके लिए एक कोरोलरी या फिर उपप्रमेय है, एफ बी नॉन वेनिशिंग। नॉन वेनिशिंग लिखा, इसका मतलब है एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन ऑन अ बाउंडेड रीजन डी एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन द बाउंड्री डेल्टा डी। वो जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बाउंड्री पे। Then minimum of mod F is attained on the boundary of D, but never inside D. ठीक है, यहां पे क्या कहता है कि मिनिमम भी जो है वह बाउंड्री पे ही अटेन होगा, उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो आपका F क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब वक्त हो चला है एक एग्जाम्पल को समझने का मिनिमम मॉडुलस थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इसलिए क्योंकि f ऑफ z नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, ये आपको पहले ही दे दिया गया है और ये भी कहा गया है कि यह एनालिटिक है डोमेन D में। और डोमेन क्या है आपका? तो एक यहां पे डिस्क है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस जो है ये 20 है। ठीक है, और एक चीज यहां पे है कि मॉड f ऑफ z आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आप z कुछ भी रख दें, आपको f ऑफ z का जो मॉड है ये कम से कम 10 मिलेगा ही।
या तो 10 या उससे ज्यादा। इसका मतलब कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ जेड जो है ये आपका 10 है। तो इस तरीके से कंडीशन को देख के ये कंक्लूजन निकालना जरूरी होता है कि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब मिनिमम ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू 10 है। इस सवाल में यहां पे 0 दिया गया है एक्चुअली, ठीक है, यहां पे जेड नहीं, इस सवाल में या तो 0 या फिर मॉड जेड लेस देन 10 के अंदर का ही कोई पॉइंट देना चाहिए। तो चलिए हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा हमने यहां पे ले लिया। अब जब इसका मॉडुलस हम निकालते हैं, ठीक है, इसका मॉडुलस हम निकालते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है अंडर रूट 100 यानी कि 10। और हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट 0 है, इस पॉइंट 0 जो कि इस डोमेन के अंदर है, वहां पे मॉड एफ ऑफ जेड हमें 10 मिला, और जो 10 था वो यहां पे एफ ऑफ जेड का मिनिमम वैल्यू था, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमने तो मिनिमम को इस डोमेन के अंदर ऑब्टेन कर लिया, और जब हम मिनिमम को डोमेन के अंदर अटेंड कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब हमारा फंक्शन एफ कांस्टेंट हो गया तो एफ के अंदर उस डोमेन का कोई भी पॉइंट रखें, या 15 रखें या 17 रखें, कुछ भी रखें, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू क्या मिलेगा, 8 प्लस 6 आयोटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 आयोटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि मिनिमम को डोमेन के अंदर अटेंड कर लिया, जबकि एफ ऑफ जेड नॉन वेनिशिंग था, एनालिटिक था डोमेन डी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा तो इनपुट कुछ भी दें, आउटपुट तो आपको 8 प्लस 6 आयोटा ही देखने को मिलेगा। तो ये चीजें थी। अब चलिए इस सवाल पे वापस आते हैं। यहां पे इस सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको देखिए। एफ इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ओवर सी। एफ जो है नॉन कांस्टेंट भी है, एनालिटिक है। तो एक तरीके से हम कहें तो एफ जो है आपका नॉन कांस्टेंट है और एनालिटिक ऑन सी है, तो इसको हम एंटायर कह सकते हैं, है ना। जो फंक्शन एनालिटिक ओवर सी हो उसको एंटायर कह सकते हैं। तो ये नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, ओके। तो हम क्या जानते हैं कि अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, है ना। लियोविल्स थ्योरम से, लियोविल्स थ्योरम क्या कहता है, बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर बाउंडेड है और एंटायर है तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, अगर नॉन कांस्टेंट और एंटायर है तो अनबाउंडेड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर बात करें तो P इंप्लाइज Q, देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि बाउंडेड एंटायर फंक्शन कांस्टेंट है, या ये कहें कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अनबाउंडेड है, दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है ना, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग से ये दोनों चीजें। तो लियोविल्स थ्योरम से तो ये बात तो सही है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉल्स है, तो इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा कि एफ सेंड्स ओपन सेट्स इनटू ओपन सेट्स। एफ जो है ओपन सेट को ओपन सेट पे सेंड करता है। तो यहां पे क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक ओवर सी, एंटायर है, ठीक है। तो ओपन मैपिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये ओपन सेट को ओपन सेट पे सेंड करेगा। अब कहिएगा ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, जैसे मिनिमम मॉडुलस लेके आए हैं ओपन मैपिंग थ्योरम भी लेकर के आएंगे। उसके बाद ऑप्शन सी में कहता है देयर एग्जिस्ट एन ओपन कनेक्टेड डोमेन यू ऑन विच एफ नेवर जीरो, जहां पे एफ नॉन वैनिशिंग है। तो ये मिनिमम मॉडुलस का कंडीशन लगा दिया, है ना। एनालिटिक तो पहले से है, बट एफ रेस्ट्रिक्टेड एट यू, एफ ऐसे लिखा हुआ है ना, तो एफ रेस्ट्रिक्टेड एट यू अटेन्स इट मिनिमम्स एट सम पॉइंट ऑफ यू। ये कैसे होगा भाई, जब नॉन वैनिशिंग है डोमेन के अंदर, उसके बाद यहां पे नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, तो मिनिमम मॉडुलस से यहां पे ये ना देना चाहिए कि एफ जो है वो अपने मिनिमम को बाउंड्री ऑफ यू पे अटेंड करेगा। यहां पे तो बाउंड्री शब्द लगाया ही नहीं है, एट सम पॉइंट ऑफ यू,
इसका मतलब यह है कि पॉइंट यू के अंदर भी हो सकता है। यू के अंदर होगा तो फिर मिनिमम मॉडुलस थ्योरम की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और जो गलत है वही इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि आपको फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना था। तो सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी। अब यहां पे एफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए एफ का जो इमेज होगा वह सी के अंदर डेंस हो जाता है। बात सही है, इसलिए इसको भी नहीं चुनेंगे। तो सी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले मन की बात में हम किस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन लेकर के आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बार प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखते रहें।